शेयर, हाँ। अच्छा, सिग्नल ये सबको दिख रहा है? ओके, हाँ। शुरू में आपको लगेगा बड़ी इजी इजी चीजें हैं, लेकिन बहुत तेजी से ये टफ होगा। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको ये थारोली डिस्कशन से और रीडिंग से ये ज्यादा क्लियर होगी। तो शुरू करते हैं कि पार्ट 1, एसीएम पार्ट 1 का पहला चैप्टर रहता है ड्यूटीज ऑफ मेंटेनर एंड एएसटी डीएसटी एंड सुपरवाइजर्स। अब एवरी रेगुलर, ये सब चीजें आपको लगेगी बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन फिर भी यू शुड बी अवेयर। आपको ड्यूटी के दौरान हर स्टेशन पे, हर ऑफिस में एसीएम, जीआरएसआर, इससे रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सबऑर्डिनेट्स को बता सके और जहां जरूरत पड़े आप इसको रेफर कर सकें। और ये दोनों अप टू डेट होना चाहिए। और ये जो अपडेशन होता है, इसको भी अपने सभी सबऑर्डिनेट से टाइमली शेयर करना चाहिए। ये शेयरिंग जितना ज्यादा करेंगे, इनडायरेक्टली वो लर्निंग ही होती है। इन केस अगर आपके पास पुरानी कापियां, मतलब लेटेस्ट अपडेशन नहीं है, नेट से है, लेकिन वो प्रिंट आउट करा के एटलीस्ट सभी स्टेशनों पर सभी सबऑर्डिनेट्स को रहना चाहिए और उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। और जब भी आप इंस्पेक्शन में इधर उधर जाएं, उसके बारे में, वेरियस रूल्स के बारे में आपको उनसे जानकारी लेनी चाहिए, उनकी नॉलेज की अवेयरनेस को चेक करते रहना चाहिए। और इसके लिए आप चाहें तो एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर दें। आजकल तो वेस्टर्न रेलवे में काफी प्रैक्टिस है कि आप कहीं भी जाए, लोगों को समझाया कि नहीं, वो अपने रूल से, रेगुलेशन से, एसीएम में जो करेक्शन है, ड्यूटीज से अवेयर हैं कि नहीं है, और इसको अपने स्तर पे भी रिकॉर्ड करें और ऊपर के स्तर पे भी हाईलाइट करें। और अगर इससे कोई भी चीज डिविएट होती है तो भी प्रॉम्प्टली जो है अपने सीनियर्स को, ऑफिसर्स को बताएं। इसके अलावा भी कुछ जनरल ड्यूटीज होती हैं रेलवे एम्प्लॉइज की। नॉर्मली लोगों को लगता है मालूम है, लेकिन अगर लिखने को बोला जाए तो कई बार आपको ये लगेगा कि नहीं, ये ड्यूटीज हम नहीं कर पाते हैं या नहीं अलर्ट रहते हैं। इसमें जैसे ये है कि ट्रेस पासिंग को रेलवे प्रीमाइसेस में रोकना है, तो इस हिसाब से हम नॉर्मली अवेयर नहीं रहते हैं, लेकिन ये ड्यूटीज में आता है। कहीं भी रेलवे प्रॉपर्टी डैमेज हो रही हो, थेफ्ट हो रही है, तो भी इसके लिए अपने को एक्शन लेना चाहिए। कोई दुर्घटना घटने का अंदेशा लग रहा हो, उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। फायर रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो, केबल वेबल जलने का चांसेस हो, उसके लेके भी आपको टाइमली अलर्ट रहना चाहिए। और अलर्ट रहने के अलावा दूसरों को अलर्ट करते रहना चाहिए, अवेयर करते रहना चाहिए। ड्यूटी पे टाइमली आना चाहिए, बिना किसी को बताए आप ऑफ ड्यूटी नहीं हो। अपनी जो लॉग बुक है बराबर भरें, लोगों को बताएं कि मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। अटेंडेंस फ्रॉम ड्यूटी का मतलब है कि टाइम से आए, टाइम से जाए, बता के जाए, एक रिकॉर्ड रखें। अगर आपका कहीं ट्रांसफर हो रहा है तो भी आप अपनी सारी ड्यूटीज को, क्या क्या काम पेंडिंग चल रहे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड काम चल रहा है, वो सामने वाले को हैंड ओवर करके जाए। और ऊपर हायर अप को बताए बिना आप ड्यूटी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको बीमारी पे भी अपने आप को अब्सेंट करना है या कहीं जाना है, तो भी प्रॉपरली इन्फॉर्म करके ही जाएं।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी मतलब नशे का सेवन ना करें। और अगर करता है कोई तो उसको भी टाइमली जो है हाईलाइट करें। ये जो स्लाइड में है ये ब्रीफ में मैं बताता चल रहा हूँ, हिंदी में आप लोग कंफर्टेबल होंगे आई थिंक। यस सर, हिंदी में। ठीक है, ओके। तो ये शुरू में थोड़ा मैं स्पीड बनाए रखता हूँ क्योंकि ये सब नॉर्मली आप जानते हैं, लेकिन शुरुआत इसी तरीके से है एसीएम में। और जिनकी ड्रेस कोड निर्धारित है उनको प्रॉपरली ड्रेस पहनना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से पहनना चाहिए, ये नहीं कि गंदी ड्रेस पहन के आ गए। और व्यवहार में आपको जो है विनम्र होना चाहिए। कोई जानकारी पूछे तो आप उसको बराबर अवेलेबल कराएं, और जो सहायता अपने स्तर से कर सकते हैं वो करें। पूछने पर अपना नाम और डिजिग्नेशन बताने में कोई हिचकिचाहट ना रखें। पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कहीं भी नुकसान हो रहा है तो इमीडिएट एक्शन लें, या अपने सुपरवाइजर को या सीनियर को बताएं। रेलवे का अगर रेलवे की गति किसी वजह से प्रभावित हो रही है, इसको भी प्रॉम्प्टली जो है उसके हिसाब से एक्शन लें। और दुर्घटना के समय जो भी आप अपने शक्ति से, सामर्थ्य से, एबिलिटी से कर सकते हैं वो जरूर करें। अगर कोई सिग्नल फेलियर वगैरह होता है उसको भी प्रॉम्प्टली अटेंड करना है। ये भी देखना है कि इससे किसी को कोई दुर्घटना होने के चांसेस तो नहीं है, ट्रेन के साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हो सकती है। और इसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं इमीडिएट करें, और इस सूचना को जल्दी से जल्दी जिस भी स्तर पे पहुंचा सकते हैं आपको पहुंचाना चाहिए। या कोई ट्रेन पार्टिंग हुई है या फिर आपको कोई सिग्नल देना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हाथ हिलाने से गाड़ी को नहीं रोकना है। जेस्टिकुलेटिंग मतलब शरीर को हिला के संकेत करना है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द ट्रेन, जिससे वो ड्राइवर समझ जाएगा। ये लोगों को ये जानकारी भी नहीं रहती है कि वो चिल्ला के बोलने लगते हैं या हाथ हिला रहे होते हैं। अच्छा, एसीएम पार्ट 1 में ही जो है सभी की ड्यूटीज जो है काफी डिटेल्ड में लिखी गई हैं, सुपरवाइजर लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे। तो मेन अगर ड्यूटी को भागों में बांटा जाए, 2-3 भागों में, तो एक तो हो गया आपका इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, एक हो गया फुटप्लेट इंस्पेक्शन, और एक्शन एट एक्सीडेंट साइट, अगर समराइज करना हो तो। अब सिग्नल टेक्नीशियन का भी ड्यूटीज आपको इसलिए पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए क्योंकि आपके अंडर में इतने लोग काम कर रहे हैं, तो आपको फुल्ली अवेयर होना चाहिए कि किसकी क्या ड्यूटीज हैं। तो इसमें सीधा सा है कि जो भी उसके पास गियर्स हैं, सिग्नलिंग गियर्स हैं, उसका इफिशिएंट मेंटेनेंस है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग भी उसी हिसाब से रखें। फेलियर को प्रॉम्प्टली अटेंड करें और जितना जल्दी ठीक कर सकते हैं करें, क्योंकि मोर द ड्यूरेशन ऑफ फेलियर सो इज द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक ट्रेन के परिचालन में बहुत से लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब तक फेलियर चल रहा है उतने लोग आइडियल हो रहे होते हैं, यानी उनका उपयोग 0 होता है। इकोनॉमिक टर्म में रेलवे को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो फेलियर आप जितनी जल्दी अटेंड कर सकते हैं, प्रॉम्प्टली अटेंड कर सकते हैं, करिए। बस ये है, कोई नो शॉर्टकट, नो अनसेफ प्रैक्टिसेस। फेलियर का कारण को सुनिश्चित करें और पूरी कोशिश करें कि ये दोबारा ना हो। अगर फेलियर का काज नहीं मिलता है तो बी सिंसियर कि आप उसको थारोली इन्वेस्टिगेट करें, अपना 100% दें, सबकी सहायता लें। रिकरेंस को अवॉइड करना है।
इसके अलावा अगर यार्ड में जो भी नया काम होता है वो कंसर्न ऑफिसर और सुपरवाइजर के अंतर्गत जो काम चल रहा होता है उसमें जो असिस्टेंस दे सकते हैं आगे बढ़ के देना चाहिए, क्योंकि यही लर्निंग का समय होता है। यदि कुछ उसमें आपको गड़बड़ लगती है, आपको लगता है ये मेरे को समझ नहीं आया या कुछ अनसेफ इससे हो सकता है, तो जरूर डिस्कस करें, उनको बताएं कि यहाँ पर ये सर्किट सही नहीं है या यहाँ पर गलत मिस हैपनिंग हो सकती है। और इसके लिए आपको GR-SR ACM की जो टेक्निकल नॉलेज है उससे आप पूरी तरह से अवेयर होने चाहिए। ये 3-4 मैनुअल है, लगभग हर स्टेशन पे अवेलेबल रहती है। GR-SR ACM ब्लॉक वर्किंग मैनुअल एंड वर्किंग टाइम टेबल। ब्लॉक वर्किंग मैनुअल या ऑपरेटिंग मैनुअल भी मेरी तो राय यह है कि एक बार उससे आप लोग जरूर पढ़ें। इससे अंदाजा रहता है कि कई बार ऑपरेटिंग प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करता है, तो उसकी जानकारी होने से आप जो है कहीं भी अथॉरिटी से बात कर सकेंगे। और जहां वे साइड पे केवल टेक्नीशियन रहता है, उसका स्टाफ रहता है, तो वो कहीं भी इधर उधर जाए तो स्टेशन मास्टर को बता के ही जाए, अगर स्टेशन से थोड़ी दूर जाना है तो। स्पेशली टूल्स को लेके ये है कि प्रॉपरली टूल्स प्रॉपर मेंटेन हो, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो। इंस्पेक्शन के समय, मेंटेनेंस के समय वो सारे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। स्पेशली जो टूल्स जहां इंसुलेटेड होने चाहिए, इसमें लोग आजकल उतना सिंसियरली नहीं ले रहे हैं, लेकिन मीटर का मेंटेनेंस और इंसुलेटेड टूल्स स्पेशली मेंटेन करने चाहिए अच्छे से। और जो भी इंस्पेक्शन करते हैं उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो फेलियर है, हर स्टेशन पे फेलियर होता है, गेट पे फेलियर होता है, वहां पर एक फेलियर रजिस्टर रहता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उसको प्रॉपर समरी निकालें, उसका एनालिसिस करें और कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें आपको अलर्ट रहना है। इसके लिए जो भी असिस्टेंस चाहिए वो भी ऊपर से मांगना चाहिए। और किसी भी मतलब गैर जिम्मेदार आदमी को जो है कोई एडजस्टमेंट करने के लिए तब तक ना बोले जब तक आप खुद उसको सुपरवाइज ना कर रहे हो, क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी जो है हर लेवल पर फिक्स होती है। कोई गियर का मेंटेनेंस करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज में डिस्कनेक्शन की आवश्यकता होती है, किस चीज में रिकनेक्ट नहीं आवश्यकता होती है। ये ACM पार्ट 1 में पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, जो अभी आएगी, वो अवेयर होना चाहिए। मैंने अपने अनुभव में पाया कि कई लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि इसका डिस्कनेक्शन लेना भी है कि नहीं लेना है। अपना जो मास्टर रजिस्टर है अटेंडेंस का, वो डेली सुबह भरवा लेना चाहिए। और जो भी आपको डे टू डे मेंटेनेंस के लिए रेगुलर स्पेयर चाहिए वो अपने पास कस्टडी में रहना चाहिए, नहीं तो टाइमली हाईलाइट करना चाहिए। और जो अनयूज्ड मटेरियल है या एक तरीके से रिलीज मटेरियल है, काम नहीं आना चाहिए, उसको अपने पास से स्टोर को डिपॉजिट कर देना चाहिए, जिससे वो सुटेबली जो है डीएसेट हो सके। अब ये टेक्नीशियन की ड्यूटीज ओवर हो गई। अब सुपरवाइजर लेवल पे जो है, अगर मोटा मोटी इसको डिवाइड किया जाए तो टेक्निकल ड्यूटीज होगा आपका, इंस्पेक्शन रहेगा, इंस्पेक्शन में इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, फुट प्लेट इंस्पेक्शन, उसके अलावा फेलियर अटेंड करना, कॉम्पिटेंसी इन रूल एंड टेक्निकल वर्क्स, ये स्पेशल वर्क आप क्या क्या करा सकते हैं। एंड अगर कोई टेक्नीशियन आपके अंडर में जो भी परफॉर्मेंस है उसकी गैर जिम्मेदाराना है या अच्छी है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रख के हायर अप्स को बताना। आई थिंक कि ये सब चीजें टेक्निकल ड्यूटीज तो आपको मालूम है इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या करना चाहिए। ये टेक्नीशियन की ड्यूटी में भी कवर हुई हैं। बस ये है इसमें आपका लेवल बदल जाता है। सुपरवाइजर लेवल पे आपकी बारीकियां ज्यादा आ जाती हैं इंस्पेक्शन में, निगाह
उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना और उसको टाइमली कंप्लायंस कराना। इसमें एक चीज मैं खास तौर से ध्यान देना चाहूंगा कि कई चीजें जो टेक्नीशियन लेवल पे नहीं होती, सुपरवाइजर लेवल पे ही होती हैं। जैसे कोई अल्टरेशन कराना, किसी चीज का टाइमली जो है रिप्लेसमेंट कराना, या सारे प्लान्स, डॉक्यूमेंट, वायरिंग डायग्राम अपडेट होना, ये सुपरवाइजर लेवल पे ज्यादा जरूरी होता है। और किसी भी इंस्पेक्शन पे इस चीज पे अब ज्यादा फोकस करना है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज होती जा रही है। आपको उस हिसाब से अपडेट होना चाहिए सारे रिकॉर्ड, क्योंकि अब रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है अगर अपने आप को सेफ रखना है। और अगर आपको लगता कुछ अनसेफ है, किसी वायरिंग में मिस्टेक है, कहीं कुछ है, तो अपने आगे बढ़ के वहां पर आप डिसीजन लेके ड्यूली सबको इन्फॉर्म करते हुए कर सकते हैं। और वो अल्टरेशन करके या वो वर्क करके आप सबको सूचित कर दें। जो भी आपके रहते हैं पास गियर्स, सिग्नलिंग गियर्स अलग अलग काफी वास्ट एरिया में फैला रहता है, उसका आप टाइमली जो है इंस्पेक्शन करें। जो वेरियस सिग्नलिंग गियर्स हैं उनके इंस्पेक्शन का शेड्यूल है, जो एक अलग से वेस्टर्न रेलवे ने जारी किया है, मेंटेनेंस शेड्यूल। मेंटेनेंस शेड्यूल को भी आप लोग थारोली पढ़िएगा, अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से बन सकते हैं। और मैनुअल पढ़ने के बाद आपको ये जानकारी ये भी क्लियर कट रहनी चाहिए कि कौन से गियर में कितना मेंटेनेंस सिग्नल का है, कितना किसी और डिपार्टमेंट का है। कई बार हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट का भी मेंटेनेंस अपने सर पे ले लेते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, रूल्स की नॉलेज है, तो बराबर आप लिखा पढ़ी करके जो है एक्शन लें। और जो भी आप इंस्पेक्शन करते हैं, फेलियर अटेंड करते हैं, उसका अपने लेवल पे भी प्रॉपर, सुपरवाइजर लेवल पे भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। फेलियर रिड्यूस करने के लिए आप क्या एक्शन कर सकते हैं, उसके हिसाब से एक्शन लें। फुट प्लेट इंस्पेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली नाइट इंस्पेक्शन। हालांकि हर सुपरवाइजर को मंथली एक बार, डे में एक बार अप डाउन डायरेक्शन में करना है, एक बार नाइट में अप डाउन डायरेक्शन में करना है। नाइट का मतलब होता है रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे। ये नहीं कि शाम को कर लिया, जो है अगर 10 बजे से पहले कर लिया तो वो नाइट नहीं मानी जाएगी। इंस्पेक्शन के समय क्या क्या देखना है, आई थिंक कि ये बहुत बड़ी बताने की चीज नहीं है। सिग्नल बराबर जल रहे हो, कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं हो रहा हो, कोई चीज फेड नहीं लिखी हुई हो, और इंस्पेक्शन जो है ड्राइवर की साइड से खड़े होके करना चाहिए। और इस इवन ड्राइवर और क्रू जो है, जो कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ये सब चीजें रिकॉर्ड, जब आप फुट प्लेट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके अंदर हाईलाइट होती हैं कि हाँ आपने इंजन में भी देखा, उसने बराबर एक्शन लिया, सिग्नल देख के, वार्निंग बोर्ड को लेके उसने बराबर एक्शन लिया, उनका कोई रिफ्रेशर वगैरह तो ड्यू नहीं है, चश्मे वश्मे बराबर हैं। ऑपरेटिंग साइड से गेट मैन ने बराबर वो बना, झंडी हिलाई कि नहीं हिलाई, स्टेशन मास्टर ने किया कि नहीं किया, ये सब फुट प्लेट इंस्पेक्शन में पार्ट होते हैं। फेलियर आई थिंक आई हैव कवर्ड। एक और अपना ये है कि ये भी अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी सिग्नल गियर्स का मेंटेनेंस प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे भी वॉच रखना और टाइमली एक्शन लेना।
और उनको कन्विंस भी करना अगर कुछ प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वाली चीज है ये कि सुपरवाइजर लेवल पे आपको कोई अल्टरेशन करना है, कोई सर्किट में कुछ जोड़ना है या आर्ट फैसिलिटी में कुछ जोड़ना है, इसकी जो है कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। इवन कोई नया इंस्टॉलेशन कराना है, इसकी भी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कोई भी गियर टेस्ट करना है, ओवरहाल करना है, उसमें अल्टरेशन करना है, वायरिंग डायग्राम में अल्टरेशन करना है, इसकी कॉम्पिटेंसी रहनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नए नए आ रहे हैं उनको फाइन ट्यून करके उनका प्रॉपर अपकीप रखना, इसकी भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे का टेक्नीशियन बोल सकता है कि साहब हमको नहीं मालूम है, ये नई चीज है, लेकिन आपको अपने स्तर पे मैनुअल पढ़ को रिफर करके अप टू डेट रखना है। अगर आप इंचार्ज हैं, आपके अंदर जो भी स्टाफ है उसके हिसाब से आपकी कुछ ड्यूटीज हो जाती हैं कि जो भी कुछ एक्शन अपने लेवल पे इनिशिएट करने पड़ते हैं, इंचार्ज लेवल पे, वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इमरजेंसी में क्या एक्शन लेना है, स्टोर से रिलेटेड क्या एक्शन लेना है, कोई अल्टरेशन करना है तो क्या एक्शन लेना है। एक स्पेशल आइटम ये रहता है कि फायर फाइटिंग अप्लायंसेज, जहां पर ये इंचार्ज का ही काम होता है, जहां पर हर स्टेशन पे प्रॉपर अपकीप रहना चाहिए, अब रेगुलर उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, कोई इंस्पेक्शन उसका ड्यू नहीं होना चाहिए, अपकीप ड्यू नहीं होना चाहिए। ये किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है सर? रिपीट प्लीज, फिर से बोले। फायर एक्सटिंग्विशर रिले रूम में कौन सा यूज किया जाता है सर? रिले रूम में अभी जो है वो स्पेशली जब से इक्विपमेंट रूम सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता जा रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही लगाएंगे, गैसियस वाला, केमिकल नहीं यूज करें। केमिकल वाला जो है वो उसको एक तरीके से अनयूजेबल बना देता है। तो आप बड़ा वाला सिलेंडर जो है CO2 वाला जो है लिक्विड वाला यूज करें। और नई गाइडलाइंस के अनुसार रिले रूम में कितना होना चाहिए सर? नहीं, रिले रूम की साइज के अनुसार मैटर करता है एक्चुअली। नहीं, कोई अगर ये 3 या 4 हो, जैसे बड़ा रिले रूम है, कोई बड़ा जंक्शन है, वहां पर 2 एटलीस्ट रखते हैं, और छोटा रिले रूम है तो एंट्रेंस के पास ही 1 रखते हैं। कोई अभी आई थिंक कि ऐसा रूल नहीं आया कि इतने ही होना चाहिए, 1 तो होना चाहिए एटलीस्ट। सुनने में आया सर 4 होने चाहिए। 4 का तो नहीं मैं बोलूंगा, ये जरूर है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाने का या फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का वो साउंड बजर और स्मोक बजर वाला जो है सिस्टम जो है बड़े यार्ड के लिए वो अनिवार्य कर दिया गया है। और उसके बाद जब स्पीडी वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके के डिस्चार्ज मतलब सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाना भी अनिवार्य हो गया है। लेकिन ये जो पुराने टाइप के अपने गैस वाले सिलेंडर और केमिकल पाउडर वाला सिलेंडर है, इसमें इसको लेके ज्यादा अभी वो नहीं किया गया है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इसके अलावा और भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शायद अगर कोई पढ़ाएगा तो उसमें नए नए तरीके आ रहे हैं। पुराने तरीके तो वही हैं कि वो बाल्टियां भर के रखो और गैस सिलेंडर रखो, लेकिन एक आप अगर कहें 10 बाई 10 मीटर का रिले रूम है तो 2 फायर एक्सटिंग्विशर काफी हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले। सर आप लोग EI करा रहे थे, नडियाद EI करा रहे थे। हाँ। हेलो, तो वहाँ पे 4 का मतलब वो बताया गया था हमारे, क्या बताया सर थे, उन्होंने बोला अभी गाइडलाइंस 4 की गाइडलाइंस है ऐसा। आवाज थोड़ी सी, एक मिनट कैसे बोलेगा, क्या बोल रहे थे? 4 फायर एक्सटिंग्विशर रखवाया गया है।
अच्छा, चलिए मैं इसको अपडेट करके कल बता दूंगा आपको। ओके जी बताइए। ओके। ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है इंचार्ज लेवल पे, पॉइंट एवं क्रॉसिंग का, ट्रैक का, और क्या कहते हैं, फुट प्लेट भी आपका ज्वाइंट इंस्पेक्शन में आता है। और कई जगह ट्राली से भी, अभी भी अगर जहां ट्रालियां चल रही हैं ट्राली इंस्पेक्शन भी होता है सेक्शन का। नॉर्मली ये 3 महीने का ही होता है। ओएचई बांड के लिए जो करते हैं टीआरडी के साथ में, ये 6 महीने का होता है। और जो भी फुट प्लेट इंस्पेक्शन है या ज्वाइंट इंस्पेक्शन है, इसकी एक प्रति जो है डिविजनल ऑफिस को जरूर जानी चाहिए। एज ए इंचार्ज जो है क्या क्या मतलब एक्स्ट्रा और ड्यूटीज होती हैं, उसकी एक ये ब्रीफ समरी है कि टूल्स एंड प्लान्स बराबर मेंटेन होने चाहिए। जितनी भी बुक्स ऑफ इंस्पेक्शन के समय ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है वो अपडेट रहनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड कोई भी मटेरियल है वो भी आप अपडेट रखें। और कभी भी इधर उधर जाते हैं तो अपने चार्ज को बराबर हैंड ओवर करके जाएं। टूल्स एंड प्लांट्स में स्पेशली यही होता है आजकल जो है, एक तो डिस्टिल वाटर रह गया है और एसिड का मेंटेनेंस हो गया और स्टोर मेंटेनेंस रह गया है। तो डिस्टिल वाटर की बहुत समस्या है, लेकिन वो सुपरवाइजर लेवल पे इंश्योर करना है कि टाइमली मिलता रहे मेंटेनेंस के लिए। टेक्निकल ड्यूटीज में मतलब है कि असिस्ट करना कोई भी काम को कैरी आउट करने के लिए आपके पास जो भी स्टाफ अवेलेबल है, और उसी के अंदर कैसे मैनेज करना है। इंस्पेक्शन शेड्यूल आपको अपने मालूम होने चाहिए। इंचार्ज लेवल पे नॉर्मली 3 महीने का इंस्पेक्शन है, कुछ गियर्स का आपका 6 मंथ का हो सकता है, बाकी तो आपका मेंटेनेंस शेड्यूल में कवर हो जाएगा। आई थिंक ये कवर हो गया है। फुट प्लेट इंस्पेक्शन भी कवर हो गया। केबल टेस्टिंग एक इंस्पेक्शन शेड्यूल के हिसाब से रेगुलरली करना चाहिए। एक सबसे ज्यादा आजकल चेस किया जाने वाला आइटम है। और ईएलडी, इसके इंस्पेक्शन शेड्यूल को या मेंटेनेंस शेड्यूल को आप लोग अच्छे से वो दिमाग में सेट कर लें। बड़े काम के लिए हेडक्वार्टर गैंग का यूज किया जाता है, वो भी मतलब इंचार्ज के अंडर में आता है। एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड, टीएनपी रिलेटेड, कुछ रेफरेंस बुक ड्यूरिंग हायर अप्स के इंस्पेक्शन के समय आपके पास मेंटेन रहने चाहिए। एक ब्रीफ समरी है, जीआरएसआर, एसीएम, एसओडी को भी अच्छे से पढ़ें। एक इसकी कॉपी रहनी चाहिए, नेट पर भी अवेलेबल है। अब जैसे बोला जाता है पॉइंट की ओपनिंग 115 mm होती है, ये एसओडी का आइटम है, आपको एसीएम में नहीं मिलेगा। टाइम टेबल लेटेस्ट रहना चाहिए। मेंटेनेंस मैनुअल जो वेस्टर्न रेलवे ने जारी किया है वो रहना चाहिए। टेलीकॉम मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, एसी ट्रैक्शन मैनुअल। इसके अलावा सिग्नलिंग प्लान, जो प्रपोज वर्क हैं, जो इंस्पेक्शन के समय टेस्टिंग किट की जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें रहनी चाहिए। अदर टूल जैसे मेजरिंग टेप, फुट प्लेट, फुट रूल, सीलिंग प्लायर्स। एक्सीडेंट के समय क्या करना है? सबसे पहले है कि टाइमली पहुंचिए, जितनी जल्दी इन्फॉर्म कर सकते हैं इन्फॉर्म करिए, कम्युनिकेशन का सेटअप जमाइए। उसके बाद जो भी डिटेल अपने इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आपसे अपना एक्शन शुरू करें।
ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ब्रीफ में अगर सिग्नलिंग इन्वॉल्वमेंट है तो उस समय पैनल वैनल को सील कर देना चाहिए। जो पोजीशन हो अपने नाप की, पॉइंट की, काउंटर की, वो सब रिकॉर्ड करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हाउ फास्ट यू आर इन ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट या एनी इंसिडेंट। आप जितना प्रॉम्प्ट रहेंगे आपकी एज रहेगी, क्योंकि प्राइमा फेसी जो चीज डिक्लेयर हो जाती है उसी हिसाब से भी चीजें चलने लगती हैं। ये एक्सीडेंट के समय क्या क्या एक्शन लेने हैं। स्पेशली एक चीज और है कि डाटा लॉगर को मेंटेनेंस आज के समय में बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है, प्रिवेंटिव टूल के रूप में भी, एक्सीडेंट के समय में भी। इसके लिए फुल्ली कन्वर्सेंट होना चाहिए सबऑर्डिनेट स्टाफ को भी, सुपरवाइजर लेवल पे भी, क्योंकि अब इसका निष्कर्ष जो बड़े तुरंत एक तो मांगा जाता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, तो डाटा लॉगर का प्रिंटर बराबर काम कर रहा है, मॉनिटर बराबर काम कर रहा है, आप उससे अवेयर हैं, स्टाफ बराबर अवेयर है, निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। सेंट्रलाइज्ड डाटा लॉगिंग इवेंट भी निकलती है, आप उससे भी कन्वर्सेंट हो, क्योंकि आपका एक्शन जितना फास्ट होगा उतनी रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। जितनी आप देर में करते हैं इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में भी इसका अच्छा खासा उपयोग है, इसलिए डाटा लॉगर को लेके ये काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। फेलियर को लेके किस तरीके से एक्शन लेना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अगर आपको लगता है कि अगर टाइमली मेंटेनेंस नहीं होगा तो ये गियर खराब हो सकता है या डैमेज हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको टाइमली एक्शन लेना है। अगर आपके स्तर पे नहीं है तो प्रॉपरली हाईलाइट करके स्टाफ की व्यवस्था करके उस चीज को अटेंड करना है। केवल ये नहीं कि बता देने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपरली आगे बढ़ के उसको अटेंड भी कराना है।